और आइए अब आगे का एजेंडा में खबर दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम से, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर कई राउंड गोलियां चलाई हैं। हालांकि इस वारदात में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और इसके पीछे कौन था, कौन सी गैंग शामिल थी, किसने गोली चलवाई है, इसकी वजह और इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से अभी सामने नहीं आई है। हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार फायरिंग की जांच की जा रही है। और आपको गुरुग्राम वाले जो घर की तस्वीरें हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। ये एल्विश यादव का गुरुग्राम वाला घर, जहां पर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यह फायरिंग हुई है। पुलिस के अनुसार ये जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 3 दिख रहे हैं, मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है, जैसे 3 दिख रहे हैं लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। दूसरे घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई। ठीक, अब पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और जो अपना काम से। तो हालांकि किसने ये गोली चलवाई है, कौन शूटर्स थे, किसकी गैंग से इनका कनेक्शन था, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल पर इस वक्त पुलिस की टीम से मौजूद है। एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव को भी आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। और सुबह करीब 3 लोग आते हैं बाइक पर सवार होकर और ये फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो गए। हालांकि उस वक्त एल्विश यादव अपने घर पर, गुरुग्राम वाले घर पर मौजूद नहीं थे। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अहमद बिलाल, अभी तक की जानकारी के अनुसार 3 बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं, फरार हो गए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस गैंग ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कौन शूटर्स थे। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है। शुरुआती कार्रवाई में क्या आ रहा है सामने निकलकर? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पे जानकारी दे दी गई है कि 5:30 से 6 बजे के बीच में सेक्टर 56 में जो एल्विश यादव का घर है उसके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों ने जो है इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। शुरुआती जो जांच है वो पुलिस की तरफ से अभी भी जारी है। जो आला अधिकारी हैं गुरुग्राम पुलिस के, वो मौके पर तफ्तीश के लिए पहुंचे हुए हैं। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि जो आसपास के इलाकों के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको तो खंगाला जा ही रहा है, लेकिन आपको ये भी अपडेट बता दें कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो राउंड फायरिंग जो है वो एल्विश यादव के घर पर की गई है। और यानी कि कई मिनटों तक इस फायरिंग की घटना को जो है वो 3 अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया है, जिसमें से जो 2 अज्ञात हमलावर थे वो घर के सामने आए और फिर उन्होंने अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी। जबकि जो एक अज्ञात हमलावर था वो पीछे रुका हुआ था, जो गेट है वहां पर जो है वो रुका हुआ था, और 2 जो हमलावर थे वो आगे आकर के फायरिंग जो है वो की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जिस मकान में एल्विश यादव का जो मकान है उसके दूसरी मंजिल पर जो एल्विश यादव है वो आमतौर पर जो है वो रहते थे, लेकिन जब इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त एल्विश यादव जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। और ये जो फायरिंग की गई है और जो गोलियों के निशान है वो भी जो है वो ग्राउंड फ्लोर और जो फर्स्ट फ्लोर है, और इसके अलावा जो स्टील की जो सजावट की गई है बाहर, वहां पर जो गोलियों के निशान। आप बिलाल अहमद नजर बना के रखिएगा। अब बात आसमानी आफत की करते हैं। आधा अगस्त क्योंकि बीत चुका है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। एक तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने से तबाही का आलम है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वहीं अब मंडी में बादल फटने से सैलाब आ गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बादल फटने से तबाही का मंजर है। और बात मुंबई की करें तो वहां पर भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। असम के गुवाहाटी में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त कुदरत का कहर जारी है और लगातार हो रही बारिश की वजह से इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। एक तरफ जहां किश्तवाड़ में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों की तलाश की जा रही है, दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और एक तरफ
जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है किश्तवाड़ में, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर अभी आफत कम नहीं हुई है। मंडी की बात करें तो यहां पर भी बादल फटने से सैलाब आ गया, कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की और लापता होने की जानकारी मिल रही है। कठुआ में बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी इस वक्त तबाही का मंजर है। और आइए आपको अब सबसे पहले जम्मू कश्मीर की कठुआ की तस्वीरें विस्तार से हम आपको दिखा दें। कठुआ में एक बार फिर से बारिश कहर बनकर बरस रही है और जानकारी के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी है। कठुआ में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परिवार में इस वक्त देखिए कैसे चीख पुकार मची हुई है, लोग अपनों की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। पानी भरा हुआ है, भूस्खलन हो रहा है। सबसे ज्यादा असर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखा गया, जहां तेज बहाव वाले पानी से हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आप देखिए कैसे कटान यहां पर हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक तेज पानी आने से हाईवे का कुछ हिस्सा बहने के कगार पर पहुंचा, जिससे यातायात बाधित हो गया। बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो पानी का आप वेग देख रहे हैं, इसकी तेज धारा देख रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो हाईवे का एक हिस्सा है वो खतरे में पड़ गया है और आधा हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर फिलहाल यातायात को रोका गया है, यातायात बाधित हो गया है। और आइए अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में क्या हालात हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें देखिए कितनी तेजी के साथ पानी यहाँ पर भी बह रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है। भारी नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, साथ ही साथ जान माल का नुकसान हो रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, कई लोगों के आशियाने उनसे छिन गए हैं। इन नदियों में, इन मलबों में लोगों के घर समा रहे हैं और ये तस्वीरें आप मंडी से देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर, यहाँ पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि बीच में से पानी इतना तेज जा रहा है कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर नदी, इस बात का अंदाज़ा लगाना अब मुश्किल हो चला है। और अभी भी मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है, यानी कि मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और देखिए लोगों की भी मजबूरी है, रास्ता पार करना है, लेकिन कई बार एक छोटी सी चूक बड़े हादसों का कारण बन जाती है। सड़कें खत्म हो चुकी हैं, कई इलाकों में सड़कों पर सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों के आशियाने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, ढह गए हैं। लोगों से हालांकि अपील लगातार की जा रही है कि अगर वो निचले इलाकों में हैं और ऐसे इलाकों में हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, खतरा ज्यादा है, वहां से वो निकलें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बंजर इलाका नजर आ रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबे का कब्जा है। फ्लैश फ्लड की वजह से हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके इस वक्त करहा रहे हैं। कई स्थानों पर इतनी ज्यादा बारिश हो चली है कि यहाँ पर अब ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सा घर था, क्योंकि सब कुछ नुकसान यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई लोगों की दुकानों में पानी भरा, सबको नुकसान हो रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और जो राहत बचाव का काम है वो भी चल रहा है। लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, अपील लोगों से की जा रही है। और देखिए पानी जहां से निकल रहा है वहां से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ क्योंकि मलबा भी है, सिर्फ पानी नहीं, फ्लैश फ्लड, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से पूरे इलाके में मलबे का कब्जा है। और आइए अब आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं मुंबई की, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सब कुछ एक जैसा नजर आ रहा है। बारिश का सिलसिला मुंबई में लगातार जारी है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल भी मुंबई में पूरे दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और कल की तस्वीरें भी सामने आई थी जब जो लोकल के ट्रेन के ट्रैक थे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे थे। और अब तो देखिए ये हाई टाइड भी नजर आ रहा है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र के किनारे हैं, जो इलाके हैं मुंबई में, वहां पर भी एक तरीके से अलर्ट पर रहने को कहा गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो समुद्र के किनारे पर ना पहुंचे, तट के किनारे पर वो ना जाएं, क्योंकि हाई टाइड जैसी स्थितियां भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। वाटर लेवल्स लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में कई जगहों पर
सबवेज में पानी भरा हुआ है। मुंबईकरों की कल भी परेशानी दिन भर बढ़ी रही और आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुंबईकरों को सुबह से कई दिक्कतों का सामना एक बार फिर से भारी बारिश की वजह से करना पड़ रहा है। और अब बात हम असम की कर लेते हैं। असम के गुवाहाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कमर तक, घुटने तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोग इसी पानी से निकलने को, गुजरने को परेशान हैं, मजबूर हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर अपने इलाकों को खाली भी कर रहे हैं और इन लोगों की मजबूरी आप समझ सकते हैं। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। लगभग जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर पूरी तरीके से पानी का कब्जा है। ऐसे में यहाँ से अपना सामान लेकर लोग सुरक्षित स्थानों पर भी जा रहे हैं। ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं। पंप लगाकर, मोटर लगाकर पानी को निकालने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि ये भी कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रहा है। बीते 48 घंटों की बात करें तो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि आप तस्वीर देख रहे हैं, 2 से 3 फीट बस पानी बचा हुआ है और पुल के ऊपर से ये कभी भी बह सकता है और इसी पानी से लोग गुजरने को भी मजबूर हैं। कई बाइक सवार भी परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और ऐसे में कई बार उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें हो रही है। पिछले लगभग 3 दिन से गुवाहाटी में भी बारिश का दौर जारी है। और आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की, जहां पर बादल फाड़ तबाही को आज 4 दिन पूरे हो गए। 14 अगस्त को चसौती में बादल फटा और भीषण तबाही आई। चसौती अभी भी मलबे में समाया हुआ है और अब तक 65 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और ना जाने कितने शव अभी भी मलबे में दफन हैं। 1, 2, 3, 4, 5 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी के जरिए चिसौती में राहत बचाव का काम चल रहा है। मलबे को हटाकर रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 60 से ज़्यादा लोग अब तक इस हादसे में मारे जा चुके हैं और अब बॉडीज़ रिट्रीव करने का यहाँ पर काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक तरफ से जो ये मकान जो कि इस चसौती जो नदी है इसके किनारे पर जो मकान है, उन मकानों को लगभग जो है उनको सर्च कर लिया गया है। वहाँ से जो बॉडीज़ हैं वो निकाल ली गई है। वहीं पीछे जो है अब बोल्डर्स को हटाया जा रहा है, बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा है ताकि इसके नीचे अगर कुछ लोग दबे हैं उनका जो है पता लगाया जा सके। किस तरह से यहाँ पर बॉडीज़ रिट्रीव हो रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर बॉडीज़ को लाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ये जवान हैं जो बॉडीज़ ला रहे हैं और लगातार यहाँ पर ये सिलसिला जो है जारी है। इससे पहले भी इसी मकान से एक बॉडी मिली थी जिसे जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बॉडीज़ को लाया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरों में बॉडीज़ को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक पार्थिव शरीर है जिसको वहाँ से लाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार इस तरह के ऑपरेशंस को यहाँ अंजाम दे रहे हैं और बॉडीज़ जहाँ कहीं भी मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है और बॉडीज़ यहाँ से लगातार रिट्रीव हो रही हैं। बॉडीज़ को लगातार यहाँ से निकाला जा रहा है। गुरुवार की दोपहर को इसी चिसौती में तबाही आई थी। लंगर में भोजन कर रहे सैकड़ों लोग बह गए थे। मलबे की इन तस्वीरों को देखकर आप बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। घरों में अब भी 3 से 4 फीट मलबा भरा हुआ है। अब भी दर्जनों लोग लापता हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन जिन लोगों के अपने मिल नहीं रहे वो गुस्से में हैं, नाराज हैं, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। हैप्पी सिंह के परिवार के 13 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब स्पॉट पर पहुंचे तो हैप्पी ने सीएम से शिकायत की, रेस्क्यू में लापरवाही का आरोप लगाया। आप आए, मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुनाओ, आए हमारी सुनो। 20 जेसीबी आई है, 2 जेसीबी काम कर रही है। ये देखो जेसीबी, नीचे आप जाओ, आप आए, जेसीबी स्टार्ट हुई नीचे वाली।
तब से हम सुबह से हम कल से देख रहे हैं 2 जेसीबी काम कर रही है। जो मिनिस्टर है ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रहे हैं पैसों के चक्कर में। कुछ नहीं रुकेगा, कुछ नहीं। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी दे दो। जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने मिल नहीं रहे, उनका दर्द स्वाभाविक है। हैप्पी जैसे कई लोग हैं जो परिवार वालों की तलाश में मलबा हटने का इंतजार कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से निहार रहे हैं, शायद किसी का कोई अपना मिल जाए। जी सर, 6 लोग मिसिंग हैं हमारे घर के। ये मैं उनकी पिक दिखा रहा हूँ आपको। ये परसों से जो है ना, ये है ये है बच्चा। ये हमारे 6 मेंबर जो है ना मिसिंग हैं। हम कल परसों से मिसिंग है। ये आपके लोग हैं जो मिसिंग हैं? मेरे लोग हैं। ये मेरी मिसेज है, 2 मेरी बेटियां हैं, एक मेरे सिस्टर इन लॉ है, सभी मिसेज हैं, और मेरे 5 मेंबर मिसिंग है अभी। चिसोती में हरे रंग के इस मकान का हिस्सा भी 14 अगस्त को सैलाब की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि जब कुछ श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन करने चिसोती आ रहे थे तो अचानक आए सैलाब से बचने के लिए यहाँ शरण ली, लेकिन सैलाब इस घर को भी बहा ले गया। दो मामे थे साथ में, ये दोनों मामियाँ थी, ठीक है। एक उनकी लड़की थी, तो एक इनकी माँ थी। हाँ, ये और भी आदमी थे गांव के, तो 14 बंदे थे, बाकी चले गए हैं। तो यही 4 मिसिंग हैं, 4 बंदे मिसिंग हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये इस मकान में? ये लड़की जो यहाँ से गई है ना उधर, उसने बताया कि हम सारे इकट्ठे इसी दुकान में थे। 60 से ज्यादा शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। सीएम उमर अब्दुल्ला की माने तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ने आधा ही मुकाम हासिल किया है। 70 से 80 लोगों के दबे होने की आशंका है। 70 से 80 के आसपास ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत है, 80 भी बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बड़ी है। चिसोती तक जेसीबी को मुश्किल हालात में पहुंचाया गया। जेसीबी चलाने के लिए पेट्रोल भी काफी दूर से लाना पड़ रहा है और मलबा कई फीट ऊंचा है, जिससे ये चुनौती किसी पहाड़ से कम नहीं है। सर मुझे तो हो गए कम से कम 24 साल मशीन चलाते हुए, मगर पहली बार इतना मुश्किल ऑपरेशन देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ आए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हैं, बहुत पेड़ आए हैं, क्योंकि छोटी मशीनें दिक्कत हो रही हैं उनको हटाने में। अब बड़ी मशीनें लाई गई हैं, उनको हटाने के लिए लोगों को जो दबे हुए हैं मलबे में उनको निकालने के लिए। तो आज 2-3 दिन से लगातार काम चल रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बंदा जो भी है वो निकले, ताकि उनके परिवारों को थोड़े हो जाए। तो इसलिए बहुत मुश्किल दिख रहा है ये ऑपरेशन। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में जेसीबी जब लगती हैं वो पहाड़ों से आए मलबे को हटाने के लिए लगती हैं, पत्थरों को हटाने के लिए लगती हैं, लेकिन अशरफ साहब जब ये पता हो कि इसमें जिंदगी हो सकती है तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? बहुत मुश्किल सर, क्योंकि आदमी है सर, हम भी इंसान हैं, इंसान को इंसान निकालने के लिए वो भी मशीनों से बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो तकलीफ भी हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी को मिट्टी से निकालने में और मशीन के साथ वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ तो है ही नहीं कोई सिस्टम जो कि बंदा कहीं गिनती बेलचा लगा कर निकाले, वो तो है ही नहीं सर। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थरों में बहुत दिक्कत हो जाती है निकालने के लिए, और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चिसोती में एक तरफ लापता लोगों की खोजबीन जारी है, तो दूसरी तरफ मचैल माता मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं को भी वापस भेजा जा रहा है। 14 अगस्त को आई आपदा का सैलाब तो निकल गया है, लेकिन अब वीरान वादियां लापता लोगों के परिजनों के आंसुओं के सैलाब से गमगीन हैं। वोटर लिस्ट संशोधन के बहाने बिहार में आज से महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरने जा रहा है। आज राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होने जा रही वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता पदयात्रा करेंगे। इस बीच आज ही चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें चुनाव आयोग राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे सकता है, लेकिन उससे पहले राहुल और तेजस्वी यादव साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत सासाराम से होने जा रही है। 16 दिन तक चलने वाली राहुल गांधी की इस यात्रा में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 25 जिलों से यात्रा होकर गुजरेगी।
तो राहुल गांधी की ये यात्रा कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया और वोट चोरी के जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उसके विरोध में कहीं ना कहीं बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बता दें कि शुरुआत आज से यानी कि 17 अगस्त से शुरू हो रही है यात्रा और सासाराम से इसकी शुरुआत हो रही है। 16 दिन ये यात्रा चलेगी। 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। सुवरा हवाई अड्डे, सासाराम के सुवरा हवाई अड्डे के पास जो जनसभा स्थल है वहां पर मौजूद है और आप देखिए यहाँ ये जो मंच है, इसी मंच से राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये पूरा का पूरा जो टेंट है वो वाटरप्रूफ बनाया गया है। लगभग 50,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं यहाँ पर। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए हर तरफ आपको यहाँ पर कुर्सियां दिखाई देंगी। इसके अलावा जो झंडे हैं वो दिखाई देंगे और जो एक खास तस्वीर आपको सामने ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए जिस तरह से तैयारियाँ की गई हैं वो तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगभग 12 बजे का समय है और लगभग 12 बजे राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। 12 बजे से 2 बजे तक यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहां से टिहरी के लिए रवाना होंगे और वहां से यात्रा की शुरुआत करेंगे। हाँ, बिहार के लोगों को इस बार जो बिहार का चुनाव है सर, बहुत लग रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर रहेगा। जिस तरीके से एसआईआर आ रहा है, आम लोगों में से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक में कन्फ्यूजन है। जनता जागरूक है जनता। हाँ चल देखिए इंडिया गठबंधन के नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये पूरा आप मैप भी देख रहे हैं कि आखिर कहां से ये जो यात्रा है वो होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि आज लगभग सुबह 11:30 बजे सासाराम के हवाई अड्डे पर सभा से शुरुआत होगी। उनको लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी। जो लोकतंत्र की जननी है, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। सर, विपक्ष अभी से ही सवाल उठाने लगे हैं, आप लोग यात्रा पे गए नहीं, उससे पहले सवाल कई तरह। देखिए, वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग किसी भी कीमत पे जो लोकतंत्र है उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। इनके सवाल खड़े होने से कुछ नहीं होता। हकीकत ग्राउंड में यही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है। लोगों का अधिकार जो है मिले और ये तो अधिकार ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। तो देखिए, वोटर अधिकार यात्रा आज से निकालने की जो शुरुआत है वो होने जा रही है और राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। साथ ही साथ इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे और कुछ ही देर बाद यह यात्रा शुरू हो जाएगी। ग्राउंड पर लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सासाराम से प्रतिमा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, साथ ही नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतिमा, सबसे पहला सवाल आपसे ही, विधानसभा के चुनाव जल्द ही बिहार में होने जा रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी की यह यात्रा बड़ा संदेश देने की कोशिश।
जी, मैं पहले आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आपको थोड़ा चलते हुए मैं फ्रेम दिखा रही हूँ, क्योंकि सामने जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है उससे अभी पवन खेड़ा उतर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बात कर पाएँ। वो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से हेलीपैड करीब 7 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और वहाँ पर जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है, रास्ते तमाम बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जो सभा स्थल है जहाँ से इस पूरी यात्रा को एक तरीके से फ्लैग ऑफ किया जाना है, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यकीन मानिए जी, आज चूँकि हम बनारस से खुद चले हैं जी, बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो तमाम स्थानीय नेता हैं और उनके समर्थक हैं वो सब आज यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियाँ हैं वो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख भी सकते हैं। वोटर अधिकार रैली जो निकाली जानी है जिसमें तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है बड़ी तादाद में। और देख सकते हैं यहाँ पर पवन खेड़ा भी आ चुके हैं और तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पवन जी, सबसे पहले यही समझना चाहूँगी क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की जो लड़ाई शुरू की जा रही है उसको लेकर आप क्या? जी, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है हमारे लोकतंत्र में और इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि अब सबको समझ में आ रहा है किस तरह से चोरी के वोट से, चोरी की इलेक्शन से, चोरी की कुर्सी पर कुछ लोग बैठ गए हैं। उनको हटाना ज़रूरी है, उनको हिलाना ज़रूरी है। ये टाइमिंग आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी ठानी है, चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे का। अभी बहुत कुछ होगा अभी बहुत कुछ होगा। हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। कल जो जवाब दिया वो भी बड़ी अजीब सी बात थी। मान लिया कि उनकी चोरी पकड़ी गई, बोले समय पे नहीं पकड़ी। अब बताइए ये किस तरह की आर्गुमेंट है? अभी तो आज आप लोग शुरुआत कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं तो शव यात्रा साबित होने वाली है। अब समझ लीजिए उनकी बौखलाहट, उन्हें तो इग्नोर करना चाहिए। क्यों नहीं इग्नोर कर रहे जब उन्हें कोई फर्क नहीं? आप मानकर चल रहे होंगे क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा। असर बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक हक जो हम सबका है हमारे हाथ में, 5 साल में एक बार उस हक को हम इस्तेमाल करते हैं, वही अगर चोरी हो जाए, वही छीन लिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? न ढाल न तलवार। देखिए, बड़े स्तर पर आप लोगों ने जो मोर्चा खोला है उसका आप मान के चल रहे हैं कि व्यापक असर भी होने वाला है, क्योंकि सर छोटी मोटी तादाद में बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनका लिस्ट से नाम कट गया। और आपकी तरफ से ही बात कही गई है, ये वो लोग हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों का नाम, प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सब के वोट अगर आप काट दोगे तो क्या बचा फिर उनके पास? पवन खेड़ा को आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वोटर अधिकार रैली को यहीं से फ्लैग ऑफ किया जाना है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी को यहाँ पर पहुँचना है और इसी में देख सकते हैं आप कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग राज्यों से भी माना जा रहा है कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा फिलहाल भले ही बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन जी सर देखिए, आप तो राजस्थान से भी आ गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कितना बड़ा मुद्दा आप इसे मान रहे हैं? क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है लेकिन आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव पर माना जा रहा है अगर इसी तरीके से वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस चलता है तो ये एक बड़ी खामी के तौर पर निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि आप यही बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये बिहार का मुद्दा नहीं है, अभी तो पूरे देश का मुद्दा है। और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि किस प्रकार से फर्जी लोग वोट जोड़ रहे हैं और एक व्यक्ति अलग अलग रूप से मतदान कर रहा है। और एक तरफ बिहार ऐसा है जहां जो गरीब है, मजदूर है, जिसको नॉलेज कम है, उसका वोट डालने से आप रोक रहे हो, तो ये तो एक प्रकार से वोट चोरी हो गई। तो इसको लेकर राहुल गांधी जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को तुरंत इसको एसआईआर को यहाँ पे कैंसिल करना चाहिए प्रोग्राम और सब लोगों को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, सब लोगों के लिए समान रूप से काम कर रहा है, तो फिर बिहार के लोगों के साथ अत्याचार क्यों? तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, पूरे देश की जनता की नज़रें इस पे है, लोगों का बहुत बड़ा समर्थन इस पे मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं, हमारे यहाँ भी 4 सीटें ऐसी हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पूरी जीत के मार्जिन से अधिक, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी का मार्जिन इतना है, जयपुर ग्रामीण की बात करें, हम 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों में जीत के आते हैं और 1 लाख का मार्जिन हमारा होता है और एक ही विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम हार जाते हैं और 2000 वोटों से रिजल्ट ही आता है कि हम लोग हार गए। बड़े स्तर पर आप कह रहे हैं स्क्रूटनी का विषय है कि कैसे इतना बड़ा अंतर हो जा रहा है। पूरी विषय तो ये होना चाहिए था किन लोगों ने फर्जी वोट किया है उसकी स्क्रूटनी सरकार करे, चुनाव आयोग करे। लेकिन हो ये रहा है कि जिन लोगों ने वोट डालना है उनको एडवांस भी आप उनका वोट काट रहे हो। और 11 जो डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हैं
पासपोर्ट किसके पास है, सरकारी कर्मचारी भारत सरकार के या बिहार सरकार के, या एनआरसी यहाँ हुआ नहीं है उसके भी आप वो दे रहे हो। तो एक प्रकार से संख्या बढ़ा रहे हैं कि हम भाई इतने डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो होगा, लेकिन आप आधार को ही लागू नहीं कर रहे हो, आप राशन कार्ड को नहीं कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये टाइमिंग बड़ी मुफीद आप लोगों ने चुनी है, इलेक्शंस बस सर पर हैं और अब आप लोगों को लग रहा है कि इश्यूज हैं, ये इस तरीके के अगर प्रॉब्लम्स थे तो पहले क्यों नहीं इन्हें चिन्हित किया। देखिए 70 लाख से अधिक वोट आप एक महीने के अंदर काट रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया कौन सी आपके पास, इतनी मानव संसाधन आपके पास कहां से आ गए, किस प्रकार का वेरिफिकेशन किया, फिर वही होगा कि एक एक मकान के अंदर। जी प्रतिमा, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो वहीं दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सासाराम से ही। दीपक, आप जानना चाहूंगी किस प्रकार की तैयारियां, उत्साह कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं में और इंडिया ब्लॉक के नेताओं में भी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ पर हो रही है। और सिर्फ अब बिहार तक मुद्दा नहीं रहा है ये सीमित, अब ये दिल्ली तक भी आ चुका है, दिल्ली की सड़कों पर भी देख लिया है। जी बिल्कुल जिया, इस वक्त सासाराम में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं और भीड़ दिखा दूं किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और जगह जगह आप देखेंगे तो पोस्टर से पटा हुआ ये पूरा शहर नजर आएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के चेहरे आपको प्रमुखता से नजर आएंगे। सब पर यह लिखा हुआ है कि ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं या आरजेडी की लड़ाई नहीं, ये वोटर के अधिकार की लड़ाई है, इसीलिए इसको वोटर अधिकार यात्रा नाम जो है कांग्रेस ने दिया है। राहुल गांधी का सीधे तौर पर यह कहना है, जब 7 अगस्त को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कई सारे दस्तावेज सामने रख के कहा कि कर्नाटक की एक सीट का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर एक बड़ी धांधली हुई है। उसी दीपक, आप नजर बना के रखिएगा। रुख कर लेती हूँ मैं अपने गौर सहयोगी सासाराम से हमारे साथ जुड़े हुए नीतीश पांडे। नीतीश, ओवर टू यू। क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना है वहां पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं का भी? वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे पॉइंट पर हम हैं। पहले राहुल गांधी गया आएंगे और गया के बाद जिस हेलीपैड पर आएंगे, और उस हेलीपैड, ये आपको हम पहले तस्वीरें यहाँ से दिखाएं। फैसल पठान हमारे साथ कैमरा पर्सन है, दिखाइए फैसल। और जो लोग उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो कांग्रेस के नेता उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले आपसे जान लें उत्साह कितना, और इस वोटर अधिकार यात्रा का संदेश क्या है? ये संदेश है, जिस तरीके से वोट चोरी करके चुनाव के 2 महीने पहले ऐसी क्या आफत आ गई सरकार को कि ये वोट जो है हेरा फेरी करने के लिए ये लोग पूरी साजिश की तरह ये जुट गए। और आप यहाँ से राहुल गांधी फिर सड़क मार्ग द्वारा जो सभा स्थल है वहाँ तक जाएंगे। हाँ, हवाई यहाँ हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ से सोहरा मैदान तक जाएंगे। यहाँ आप बताइए उत्साह कितना? बहुत बड़ा, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत लोगों को आने की उम्मीद है। तो जनता आने की उम्मीद में है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, आपको चारों तरफ यहाँ सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और जहाँ पर आपको हम हेलीपैड दिखा रहे हैं, ये देखिए, यहाँ से जी राहुल गांधी यहाँ। ठीक, नीतीश आप भी नजर बना के रखिएगा इस यात्रा से जुड़ा हुआ और अपडेट आप सभी सहयोगियों से आगे भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।